हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बीजीय व्यंजक के बारे में सीखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो भी बेसिक इसके टर्म्स हैं, उन सभी को पढ़ेंगे, उन सभी के बारे में सीखेंगे। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे के जो भी प्रश्न आएंगे आपको, वो सभी को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप नए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले क्लास 8th की जितने भी 7 यूनिट्स हैं, उन सभी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैंने एक्सप्लेन करके बहुत ही अच्छे तरीके से, और उन सभी से रिलेटेड जो भी प्रश्नावली एक्सरसाइज थे, उन सभी एक्सरसाइजेज के एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके वीडियो पब्लिश कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है उन वीडियोस को, तो अभी क्लास 8 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर देख लें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं पब्लिश करूं उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। देखिए, टॉपिक है आज का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजीय व्यंजक। लेकिन ये बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वो मैथ के किस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं, तो उस ब्रांच का नाम है अलजेब्रा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बीजगणित। अलजेब्रा की डिफिनेशन क्या होती है? अलजेब्रा इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी यूज़ लेटर्स एज नंबर्स। अलजेब्रा क्या है? मैथमेटिक्स की एक शाखा है, गणित की एक शाखा है, जिसमें हम लोग लेटर्स यानी कि जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं, ABCD XYZ MN जो भी हैं, उन सभी लेटर्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज नंबर्स, मतलब संख्या की तरह, नंबर्स की तरह। हम लोग जब लेटर को अपने कैलकुलेशन में इस्तेमाल करने लगते हैं, उस ब्रांच का नाम है अलजेब्रा। हिंदी में अलजेब्रा को बीजगणित कहते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 पॉइंट आपको जानना बेहद ज़रूरी है। लेटर्स में स्टैंड फॉर अननोन क्वांटिटी। देखिए, अभी हमने डिफिनेशन में पढ़ा कि लेटर का इस्तेमाल हम लोग नंबर की तरह करते हैं, ठीक है। तो जब नंबर की तरह करेंगे तो लेटर जो है वो कोई एक फ़िक्स नंबर नहीं है, वो एक अननोन क्वांटिटी को बताएगा, है ना। अक्षरों का प्रयोग अज्ञात राशियों के स्थान पर किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 2x, ठीक है, तो ये x क्या है? लेटर है। इसको हम लोग एज ए नंबर ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 2 को x से गुना कर रहे हैं। और यहाँ पर x क्या है? अननोन क्वांटिटी है, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन लेटर एज ऑन नंबर। तो जो भी संक्रियाएं हैं वो सारी संक्रियाएं अक्षरों पर भी होंगी। जिस तरीके से हम लोग नंबर के जोड़ घटाव गुना भाग हम लोग करते हैं, उसी तरीके से हम लोग लेटर पे भी सेम वैसे ही चीज़ हम लोग कर सकते हैं और करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लोग अलजेब्रा में अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं नंबर की जगह, तो इससे क्या होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अध्ययन की तरफ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की स्टडी करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब अलजेब्रा की शुरुआत कैसे हुई थी? अलजेब्रा समझ के किसे कहते हैं? अब अलजेब्रा की शुरुआत कैसे हुई थी? बिगिन अबाउट 1550, यानी कि 1550 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के 1550 साल पहले शुरुआत हो चुकी थी अलजेब्रा की। और ये शुरुआत कहाँ हुई थी? इजिप्ट में हुई थी, ठीक है। दैट इज़ मोर देन 3500 ईयर्स एगो, मतलब 3500 साल, आज से 3500 साल पहले अलजेब्रा की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। इन इंडिया, भारत में 300 BC, मतलब ईसा मसीह से 300 ईयर एगो, है ना, यहाँ शुरुआत हुई थी इंडिया में। अब इंडिया के जो भी महान जो गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियंस थे, जैसे कि आर्यभट्ट, है ना, ब्रह्मगुप्त, महावीर, भास्कर, इन सबों ने अलजेब्रा के जो स्टडी, अलजेब्रा की स्टडी में बहुत बड़ा योगदान था इन लोगों का,
ठीक है। इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई अलजेब्रा से रिलेटेड। अलजेब्रा का जो नाम है, ये अलजेब्रा कहाँ से आया है? ये आया है, एक बुक है जिसका नाम है, जिसका टाइटल है बुक का अलजबर व अल मुकाबला। ये अरबिक नेम है, अलजबर वल अल मुकाबला, ये बुक का टाइटल है। इसी से अलजेब्रा बना है, ठीक है। जिसके राइटर कौन थे, लेखक कौन थे? मोहम्मद इब्ने अल ख्वारिज़मी, मोहम्मद इब्ने अल ख्वारिज़मी, ठीक है। कब लिखी थी उन्होंने ये किताब? 825 AD, ठीक है, 825 AD बगदाद में इन्होंने ये किताब लिखी थी। ये एक अरब मैथमेटिशियन थे, ठीक है। और ये जो लिखी थी किताब इन्होंने बगदाद में लिखी थी, बगदाद के ये थे। और अलजबर वल अल मुकाबला ये टाइटल ऑफ बुक था, इसी से अलजबरा बना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखिए अलजेब्रा में हम, उससे पहले हम दो चीज़ आपको बता रहे हैं। अलजेब्रा में हम दो तरह के नंबर का इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि अलजेब्रा में हम लोग अक्षरों का, लेटर्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एज ए नंबर्स, ठीक है। तो अलजेब्रा में दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल्स। कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अचर, वेरिएबल को बोलते हैं चर। अब कांस्टेंट क्या होता है? एक कांस्टेंट हैज ए फिक्स्ड वैल्यू, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। कह रहा है कि एक कांस्टेंट जो है उसके पास अपनी एक फ़िक्स वैल्यू होती है, वो वैल्यू कभी नहीं बदलती। इट इज़ फिक्स्ड, मतलब वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। अब दूसरा है वेरिएबल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चर, ठीक है। ए वेरिएबल कैन टेक वेरियस वैल्यूज़, इट्स वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड। एक वेरिएबल अलग अलग वैल्यू रख सकता है, या एक वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं। इट्स वैल्यू इज़ नॉट फिक्स। जो वेरिएबल होती हैं उनके जो मान होते हैं, वैल्यू होती है, वो फिक्स नहीं होती है। अब कांस्टेंट के एग्जांपल कौन कौन हो गए? जैसे 1, 2, 3, है ना। देखिए 1 की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, 1 1 1 ही रहेगा, 2 नहीं बन सकता है। 2, 3, -1, -2, -3 ये सभी कांस्टेंट हैं। और वेरिएबल में क्या आ जाएगा? A, B, C, X, Y, Z, है ना। इस तरीके से M, N, P कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर A की हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। कभी हम लोग A की वैल्यू 1 रखेंगे, कभी 2 रखेंगे, कभी 3 मानेंगे, कभी 4 मानेंगे, कभी कुछ मानेंगे, है ना। तो इन सभी अक्षरों की जो वैल्यूज़ होती है वो बदल सकती है, इसलिए ये वेरिएबल कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं। एक सवाल है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। देखिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसको हम लोग बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट यूजिंग द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, और कंबाइनिंग वेरिएबल विद देमसेल्व्स और विद अदर वेरिएबल। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट को, है ना, कंबाइन करें किसी भी ऑपरेशन के ज़रिए, जैसे प्लस के ज़रिया, माइनस के ज़रिया, या फिर इनटू और डिवीज़न के ज़रिया, इन चारों में से किसी एक ऑपरेशन के साथ भी अगर हम किसी वेरिएबल को और कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं तो वो क्या बन जाता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बनता है, ठीक है। या फिर कंबाइनिंग वेरिएबल विथ देमसेल्व्स और अदर वेरिएबल। यहाँ पे मैंने कहा कि वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं, यहाँ कह रहा है कि वेरिएबल को उसी के साथ या दूसरे वेरिएबल के साथ अगर हम लोग कंबाइन करते हैं, है ना, इन चारों संक्रियाओं यानी कि ऑपरेशंस के द्वारा, तभी वो हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बनता है और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे x + 2, है ना, यहाँ पर क्या है? x + 2, यहाँ पर x में 2 जोड़ कर, यानी कि x कोई नंबर है, अननोन क्वांटिटी है, इसमें हमने 2 को जोड़ दिया, तब ये क्या बन गया? x + 2। उसके बाद है 3x + 1, इसका मतलब हुआ कि 3 को x से गुना कर के 1 जोड़ने पर, 3 को x से गुना कर दिया है। जब यहाँ पर कोई साइन नहीं रहे तो आपको समझना है यहाँ पर इनटू का साइन है, मतलब ये 3 × x है, +1, 3x + 1, यानी कि 3 को x से गुना करके 1 जोड़ने पर, x² का मतलब x को x से गुना करने पर, ठीक है। xy - 5, यानी कि x को y से गुना करके 5 घटाने पर, यहाँ पर x को y से गुना कर दिया गया, उसमें से 5 माइनस कर दिया गया, तो ये हमारा एक एक्सप्रेशंस
जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो बन गया। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं इसमें। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, इसको ध्यान से समझिएगा और जो वीडियो है इसको स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको फिर समझने में दिक्कत हो सकती है आगे के टर्म्स को। देखिए यहाँ पर क्या, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, व्यंजक के पद, सारा खेल इसमें इसी चीज़ का है। जैसे द पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन विच आर फॉर्म्ड सेपरेटली एंड देन एडेड और सब्ट्रैक्टेड आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। कहता है कि वह हिस्सा किसका, एक्सप्रेशन का वह पार्ट जो क्या बनता है, जो भी पार्ट है जो बनता है किस तरीके से, अलग से बनाते हैं और फिर उसे हम लोग ऐड कर देते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तभी वो एक्सप्रेशन बनता है। और एक्सप्रेशन के टर्म्स उनको ही कहते हैं जो पार्ट होते हैं। जैसे इसको एग्जांपल के माध्यम से समझिए। जैसे 3x + 2 ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है 3x + 2। यहाँ पर आप देखिए टर्म कौन हो गए, 3x और 2। पहला टर्म हो गया 3x, दूसरा टर्म हो गया 2। ठीक है, अब फिर एक दूसरा एक्सप्रेशन लीजिए a + b - 3c। तो यहाँ पर एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हुआ। यहाँ पर कितने टर्म हो गए, 3, a b और -3c, ये पूरा एक टर्म होगा यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो -c होगा। देखिए यहाँ पर हमने +b इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर ये प्लस साइन था, और प्लस साइन अगर पीछे होता है तो उसमें हम लोग को लिखने की नीड नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ए टर्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। एक पद क्या होता है, अपने फैक्टर का गुणनफल होता है। जैसे यहाँ 3x है तो इसके फैक्टर कौन हो जाएंगे, 3x के फैक्टर हो जाएंगे 3 एंड x, 2 फैक्टर होंगे इसके, और इन दोनों को जब गुना करेंगे तो आपका ये वाला टर्म निकल के सामने आएगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि टर्म ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो रही हो समझने में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब उसी चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझना है। फैक्टर्स ऑफ ए टर्म क्या होते हैं। फैक्टर आप लोग जानते हैं, क्लास 4-5 में पढ़ा होगा, फैक्टर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टर्म का, किसी भी टर्म का फैक्टर क्या होगा वो हम लोग पता करेंगे। देखिए एक्सप्रेशन हमने मान लिया 4xy - x³ है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं x³, x3 जो लिखा हुआ है इसको x³ पढ़ते हैं। ठीक है, x⁻3। तो 4x - x³ ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब इसमें टर्म कौन कौन है, टर्म इसमें हो गया 4xy है ना, तो हमने लिख दिया 4xy, x³ तो हमने लिख दिया x³, यहाँ पे माइनस है इसके पहले तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, -x³ और 4xy। ठीक है, अब इसके फैक्टर कौन हो गए 4xy के, 4x और y, मतलब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा ये निकलेगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 3। यहाँ पर -x³ है तो क्या हो गया, -x × +x × +x। ठीक है, तो ये क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल फैक्टर और एक होता है लिटरल फैक्टर। जो न्यूमेरिकल फैक्टर होते हैं उसको हम लोग संख्यात्मक गुणनखंड, और लिटरल फैक्टर जो होते हैं उसको वेरिएबल फैक्टर या फिर अलजेब्राइक फैक्टर, यहाँ पे ए छूट गया है, अलजेब्राइक फैक्टर यानी कि हिंदी में बीजीय गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि फैक्टर क्या होता है और उसके कितने तरह के होते हैं। एक होता है संख्यात्मक और एक होता है बीजीय गुणनखंड कहते हैं जिसे। ठीक है, जो नंबर होगा उसको हम लोग संख्यात्मक गुणनखंड कहेंगे, और जिसमें आपको देखने को अगर मिलता है जैसे a, x, y, z, ठीक है, तो उसको जो वेरिएबल होंगे लगे होंगे तो उनको हम लोग लिटरल फैक्टर या फिर वेरिएबल फैक्टर भी कहते हैं। अलजेब्राइक फैक्टर भी उसे कहा जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बीजीय गुणनखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, हिंदी में इसको गुणांक कहा जाता है। न्यूमेरिकल फैक्टर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है उसको हम लोग न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं। लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड अलजेब्राइक कोफिशिएंट। ठीक है, हमने देखा था कि फैक्टर 2 तरह के वहाँ पे हो रहे थे, एक नंबर हो रहा था और एक एक्स वाई जेड, और जो भी हमारी लिटरल वैल्यूज़ जो थी वो हो रही थी। जैसे न्यूमेरिकल फैक्टर क्या होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और लिटरल फैक्टर मतलब अलजेब्राइक कोफिशिएंट। ठीक है, संख्यात्मक गुणनखंड को ही संख्यात्मक गुणांक कहा जाता है। कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक कहते हैं। जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उसको संख्यात्मक गुणांक या सिर्फ गुणांक भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इन 3x² देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया है 3x² न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या फिर कोफिशिएंट कौन हो गया इसमें,
3 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये नंबर्स में है तो ये कोफिशिएंट है, ठीक है। और अलजेब्राइक कोफिशिएंट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई, मतलब ये आपका वेरिएबल हो गया, तो ये आपका एक कोफिशिएंट हो गया ये, और एक जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है वो हो गया 3, ठीक है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3 हो गया, और जो अलजेब्राइक कोफिशिएंट हो गया वो हो गया एक्स स्क्वायर वाई। चलिए आगे क्या है इसमें देखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है, 15x² y, तो यहाँ पे ये नंबर में कौन है 15, तो ये हो गया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, मतलब हो गया 15, ठीक है। और बचा क्या, जो लिटरल वैल्यूज़ है x²y, तो यहाँ पे हो गया लिटरल या फिर अलजेब्राइक कोफिशिएंट कहेंगे उसको, ठीक है, x²y। यहाँ पर देखिए 2 पार्ट फिर है, एक -4 और एक xy, तो हमारा क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या फिर इसको कोफिशिएंट भी कहेंगे, और xy तो ये क्या हो गया लिटरल और अलजेब्राइक कोफिशिएंट हो गया, ठीक है, xy। x³ y, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कुछ नहीं है, मतलब हम लोग समझेंगे कि 1 है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल जो फैक्टर हैं 1, वो हमारे हो जाएंगे क्या, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी कि संख्यात्मक गुणांक। और ये x³ y क्या होगा, ये होगा आपका x³ y, ठीक है। तो ये x³ y क्या हो गया आपका लिटरल या फिर अलजेब्राइक कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। चलिए इसको आपने समझ लिया कोफिशिएंट किसे कहते हैं। कोई भी आपके पास दिया गया टर्म, उसके जो नंबर वाला टर्म होगा वो हो जाएगा कोफिशिएंट या फिर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और जो ये x² y यानी कि जो अल्फ़ाबेट वाला होगा टर्म उसको हम लोग लिटरल या अलजेब्राइक कोफिशिएंट कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि कोफिशिएंट जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं गुणांक, एक संख्यात्मक गुणनखंड हो सकता है, ठीक है। जो न्यूमेरिकल फैक्टर होंगे उसको ही हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है कि कोफिशिएंट यानी कि गुणांक एक संख्यात्मक गुणनखंड हो सकता है या एक बीजीय गुणनखंड हो सकता है, ठीक है, या 2 या अधिक गुणनखंडों का गुणनफल भी हो सकता है। इसे शेष गुणनखंडों के गुणनफल का गुणांक कहा जाता है। जैसे 5xy, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो नंबर आपको दिया गया है वो दिया गया है अलजेब्रिक कौन सा एक्सप्रेशन है ये 5xy, तो 5x देखिए 5x हो गया है ना, 5x का गुणन क्या हो जाएगा, बचेगा क्या y, तो यहाँ पे हो जाएगा y। 5y का गुणन क्या हो जाएगा, 5y का गुणांक बचेगा क्या x, तो ये हो जाएगा x। ये कोफिशिएंट होगा, गुणांक का मतलब कोफिशिएंट। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 5x का कोफिशिएंट कौन होगा y, 5y का कोफिशिएंट क्या होगा x, और xy का कोफिशिएंट क्या होगा 5। तो मेनली हम लोग को इसी का काम करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि xy का कोफिशिएंट क्या होगा 5, 5x का कोफिशिएंट क्या होगा तो y हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। जैसे 10xy², तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 10x का गुणांक क्या हो जाएगा y², 10y² का गुणांक क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और xy² का गुणांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने टर्म के बारे में पढ़ा था कि टर्म क्या होता है, ठीक है। बस उसी से रिलेटेड ये है मोनोमियल, बायोनोमियल और ट्रिनोमियल, ठीक है। तो मोनोमियल क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं एक पदी, बायोनोमियल को द्विपदी और ट्रिनोमियल को त्रिपदी कहते हैं। मोनोमियल की डिफिनेशन क्या है, जिसमें एक टर्म हो, सिर्फ एक टर्म हो, ओनली 1 टर्म हो, ऐसा व्यंजक जिसमें एक पद होंगे, एक पदी कहलाता है। जैसे 3x, इसमें एक ही पद है, यहाँ भी एक ही पद है, तो ये सब एक पदी कहलाएंगे। 7 है, यहाँ भी एक पद है, एक ही टर्म है, इसलिए ये सब मोनोमियल या फिर एक पदी कहलाएंगे। बायोनोमियल क्या होता है, जिसको हम लोग द्विपदी बोलते हैं, और ये क्या होता है जिसमें 2 टर्म होते हैं। एक ऐसा व्यंजक, एक ऐसा एक्सप्रेशंस जिसके अंदर 2 टर्म मौजूद हों, उसको हम लोग बायोनोमियल यानी कि द्विपदी बोलते हैं, ठीक है। जैसे x + y, तो यहाँ पर x एक टर्म हो गया, y एक टर्म हो गया, 2 टर्म वाले को द्विपदी कहते हैं। x - y, 3x + 4y, x² - 3x 3y, ये सब क्या हो गया बायोनोमियल हो गए। ट्रिनोमियल क्या होता है, जिसमें 3 टर्म होते हैं। एन एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ए ट्रिनोमियल। ऐसा व्यंजक जिसमें 3 पद हो त्रिपदी कहलाता है। जैसे a + b - c, तो यहाँ पर एक टर्म हो गया आपका a, दूसरा b, तीसरा -c, तो ये 3 टर्म वाले को हम लोग क्या बोलेंगे ट्रिनोमियल बोलेंगे। यहाँ भी देखिए 3 टर्म है और यहाँ भी 3 टर्म है, ठीक है।
अब उसी टर्म से रिलेटेड क्या है, एक होता है लाइक टर्म और एक होता है अनलाइक टर्म। लाइक टर्म को हिंदी में बोलते हैं समान पद और अनलाइक को कहते हैं असमान पद। लाइक टर्म किसे कहते हैं, देखिए आप जब एडिशन करेंगे, जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे या फिर जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो आपको लाइक टर्म अनलाइक टर्म को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। लाइक टर्म मतलब टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल या अल्जेब्रिक, दैट इज अल्जेब्रिक कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड लाइक टर्म। वैसे टर्म जिसमें सेम लिटरल कोफिशिएंट्स होंगे उसको लाइक टर्म कहेंगे। वैसे पद जिनके बीजीय गुणांक एक बराबर हो यानी कि समान पद कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए एक्स वाई 3xy, तो यहाँ पर दो टर्म है ना, एक है एक्स वाई और एक है 3xy। देखिए यहाँ पर जो दिया गया एक्स वाई है ना, तो यहाँ पे इसके पहले क्या लगा हुआ है 1, तो 1 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा और 3 का कोफिशिएंट एक्स वाई। तो जब दोनों लिटरल कोफिशिएंट सेम होगा तब हम लोग कहेंगे ये लाइक टर्म है यानी कि समान पद है। यहाँ भी आप देख सकते हैं -4xy 2xy, तो xy क्या हो गया लिटरल फैक्टर हो गया, ये भी xy लिटरल फैक्टर, जब ये दोनों बराबर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा लाइक टर्म हो जाएगा। उसी तरीके से ab 1/2ab -3/4ab -5ab, ये सब क्या हो जाएंगे चारों, देखिए ab 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 4 हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे आपके लाइक टर्म। अनलाइक टर्म इसका उल्टा है कि विच डू नॉट हैव द सेम लिटरल यानी कि अल्जेब्रिक कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म। जब आपके पास कोई ऐसा टर्म दिया गया हो, कुछ ऐसे टर्म दिए गए हों जिनका लिटरल या अल्जेब्रिक कोफिशिएंट अलग अलग, ठीक है, अलग अलग हो, सेम नहीं हो, तब हम लोग कहेंगे कि वो अनलाइक टर्म है यानी कि असमान पद है। जिनके बीजीय गुणांक समान नहीं हो असमान पद कहलाता है। ये हिंदी में डेफिनेशन हो गई। जैसे 2x xy, देखिए यहाँ पर लिटरल फैक्टर क्या है x, यहाँ पर लिटरल फैक्टर क्या है xy, दोनों अलग अलग है इसलिए ये हमारा अनलाइक टर्म होगा। x² ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सब अलग अलग है, इसलिए ये अनलाइक टर्म कहलाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक है जो इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो क्या है डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है व्यंजक का घात, ठीक है, बहुत ही मायने रखता है ये भी। एक्सप्रेशन कोई भी ले लेते हैं जैसे 2x² + 9x - 7, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल इसमें है x, है ना, इसमें चर कौन सा है x। टर्म कितने हैं इसमें 1 2 3 टर्म है इसमें, जैसे 2x² है, 9x है और -7, ये सभी क्या है इसमें टर्म्स हैं। ये 3 टर्म वाला है, ये ट्रिनोमियल दिया गया है। चरों के घात, देखिए यहाँ पर x के पावर में क्या है 2, तो हमने 2 लिख दिया। यहाँ पर x के पावर में क्या है 1 और यहाँ x के पावर में क्या है 0, मतलब यहाँ पर अगर आप देखिए 7 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 × 1 यानी कि 7 × x⁻0। तो ये x⁻0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ पर 2 हो गया, इसका पावर 1 हो गया और यहाँ पर x का पावर 0 हो गया। अब इस तीनों में बड़ा कौन है, इस तीनों में बड़ा 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा इसका डिग्री हो जाएगा। किसका डिग्री होगा, इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसकी डिफिनेशन क्या है वो देख लीजिए। डिफिनेशन है द डिग्री ऑफ एन एक्सप्रेशन इज़ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन। मतलब जो व्यंजक दिया गया है आपको, जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें मौजूद वेरिएबल, जो वेरिएबल है, जो चर है, उसका महत्तम घात मतलब ग्रेटेस्ट पावर क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया गया है उसके अंदर जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है, ग्रेटेस्ट पावर होता है, सबसे बड़ा पावर होता है, सबसे बड़ी घात जो होती है वही आपकी क्या होती है डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक का घात कहलाता है, ठीक है। जैसे 7x³ - 8x³ + 13, यहाँ पर डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए x का पावर 3 है, x का पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ x का पावर 0 है, 0 1 3, तो 3 मैक्सिमम हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया, इसलिए डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन 3 होगा। यहाँ पर x का पावर 1 है और x का पावर इसमें 0 है, इनके 1 और 0 में बड़ा कौन होगा 1, तो ये हो जाएगा 9x, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो ये x⁻ क्या हो गया 0, ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि 7x² 2xy + 8 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब आपको दो वेरिएबल मिलेंगे, दो चर मिलेंगे, तो आपको क्या करना है कि इन दोनों के पावर को जोड़ देना है। देखिए यहाँ पर 2 और 1 3 हो गया है ना, यहाँ पर 1 1 2 हो गया और यहाँ पर तो 0 है ये, तो 2 1 सॉरी यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो इसलिए डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इन दोनों का पावर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग लिख देंगे 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो बेसिक टर्म थे उसको आज सीख लिया है, पढ़ लिया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए।
फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहाँ पर भी आप कोई भी डाउट अगर आपके पास है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली इनबॉक्स में, ठीक है। आगे की वीडियो में हम लोग जो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, उसको सीखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं हम लोग जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग को दिया जाता है कि ऐड करना है, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे हम लोग करेंगे वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग एक एक्सरसाइज इससे रिलेटेड बना लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।